ओके, तो हम लोगों ने कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टार्ट किया था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम लोगों ने कल जो किया था उनके बारे में बात करेंगे। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। कंडीशन है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए और डेंसिटी जिस मीडियम में है उस मीडियम की डेंसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸, लेकिन जब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मीडियम जब चेंज करती है, ठीक, तो वहां पे डेविएशन ऑफ पाथ, मतलब डेविएशन ऑफ लाइट का जो प्रोपोगेशन है वो देखने को मिलता है। डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वेवलेंथ चेंज होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं। उसके बाद इंसिडेंट रेज, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड रेज, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है सारी डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने ऐसा देखा था कि जब लाइट डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जब जाती है, देखो फिजिक्स के तौर पे डेंसिटी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये डेंसिटी अलग होती है जो रेयरर मीडियम बोलते हैं ना। हम लोग बोलते हैं कुछ एक एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है जहां पे डेविएशन जो डेंसर मीडियम है ना उसमें भी देखने को कम मिलता है, शायद ऑयल और कुछ हनी बी का या कुछ है ऐसा, तो वो यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि रेयरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में, मतलब कम डेंसिटी वाले में से ज्यादा डेंसिटी वाले मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल करती है तो इट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द लाइट, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर ये दिस इज द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम कहलाएगा। एयर है वो रेयर है, रेयर मतलब कम डेंसिटी, ये डेंसर मीडियम। जब लाइट आती है, इंसिडेंट रे फॉल होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये यहाँ पे सीधी जाने की वजह से, जाने की बदौलत ऐसी टेढ़ी आ जाती है, तो दिस चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ये एयर से वाटर या तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो स्ट्रेट जानी चाहिए लेकिन इतना बेंड हुई। उसका ऑपोजिट क्या होगा, देखो ये ग्लास स्लैब है या कुछ भी पानी का भरा हुआ मटका है या ग्लास स्लैब है, यहां से मैंने लेजर लाइट किया तो डेंसर मीडियम है, ये ग्लास है और ये है एयर, नीचे हवा है। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इंसिडेंट रहे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एयर स्ट्रेट जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अवे मूव हो रही है। तो ये दो लॉज हम लोग कल पढ़े थे। Whenever light moves from rarer to denser towards the normal, when light, या तो वाइस वर्सा, देखो denser to rarer away from the normal, या ये एग्जांपल भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक। तो ये दो चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट वाला ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यहां से पूरा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। इसको आई और आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप शायद आपको मालूम हो गया होगा। और तीसरी एक कंडीशन होती है, जब भी लाइट रेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस सीधी जाती है तो सीधी ही चली जाएगी, चाहे एयर और रेयर में जाए, एयर और वाटर, मतलब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस इट डू नॉट शो एनी डेविएशन, सीधी की सीधी चली जाती है, ठीक। तो ये तीसरा कंडीशन है, व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स, when a ray of light travels from one optical medium to another optical medium at a right angle to the surface separating these two medium, उसको राइट एंगल है, मतलब नॉर्मल के थ्रू अगर जाएगी तो वो विदाउट डेविएशन इट सफर्स नो रिफ्रैक्शन। लेकिन सर ऐसा क्यों? जितना देखो, जितना एंगल ऑफ एक इनका भी नॉर्मल के थ्रू जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन उसकी जो एंगल बनता है वो सामने सामने कैंसिल कर देता है, वो आप 11th-12th फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक। तो इनका जो डोमेन वाला
मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा अभी, डोमेन वाला कंसेप्ट कहलाता है, मतलब मॉलिक्यूलर कंसेप्ट है कि अगर आपको पता है, मतलब मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, समझ में आया तो ठीक है, वरना छोड़ दो। आप जब कैरम खेलते हो, बाउंसिंग बैक का ये फिनोमिनन होता है, तो आप टेढ़ा लगाओगे तो वहां से ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुड़ जाता है 90 डिग्री में, ठीक है, 90 डिग्री में मुड़ता है। सेम थिंग अगर आप सोचो कि कोई एक्सीडेंट हो रहा है, सीधा सीधा जितना जाएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, और बहुत सारी चीजें इसमें आती है, मैं इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर मैं बोलूंगा तो। आप सिर्फ याद रखो ये चीज, जितना चलो ऑब्लिक, जाने दो, रीड कर लूंगा। वैसा वो रीड करने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा मत रख दिमाग में भाई, ये भूल जाएगा वो याद रहेगा, ठीक। इसलिए मैं जितना हो सके उतना ही आपको है उतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं। मैं इसीलिए प्रीफर नहीं करता हूं क्योंकि ज्यादा जरूरत है नहीं। फिर एक्चुअल टाइम में क्या होगा, जब सिंपल क्वेश्चन आएगा तो वो सोचेगा, तो ये मिस हो जाता है। ठीक, तुझे कहाँ पीएचडी करना है इस पे, ठीक है, तो वो तब की बात करते ना ना, ये सब्जेक्ट ही नहीं लेना है। हैं। जितना जितना जरूरत है, जरूरत के ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। तो ठीक तीन है चीज चलो, याद कोई रखो, बात नहीं, रेडी रेडी, समझ गया। rarer to denser towards the normal, denser to rarer away from the normal, perpendicular to the surface without deviation, no refraction. Now law of refraction, आप law of reflection पढ़े होंगे, पहला पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैंने ही पढ़ा है 9th में। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपने ऐसा, मैंने मिरर बनाया था, मतलब आपने पढ़ा होगा ऐसा, यहाँ से ऐसी लाइट आती है, ऐसी चली जाती है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद हो तो मैंने पढ़ाया था। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, एक प्लेन में ही होते हैं, ठीक है। इतनी दो लॉज हम लोग पढ़े, वो था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं। तो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स करके साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है। These laws were discovered by Wilbrod Snell in 1621. It states the ratio between the values of sine angle of incident and the sine of angle of refraction for two given optical medium is constant quantity. तो साइन एंगल आई, मतलब हम लोग ये बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल, सॉरी आई, इंसिडेंट एंड आर, वो कांस्टेंट होगा किसी मीडियम में। फॉर एग्जांपल वाटर में हमेशा ये दोनों एंगल का रेशियो सेम आएगा, दैट मींस सेम वाटर में आप 1000 बार वही लाइट या दूसरी लाइट, कोई भी लाइट जाने दो, तो इट कैन हैव द रेशियो ऑफ दिस टू ऑलवेज सेम। तो रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि हमेशा सेम टू सेम डेविएशन लाइट शो करेगी उसी मीडियम में, ठीक। अगर वाटर में रेशियो कुछ है तो हमेशा उस वाटर में, उस तरह के वाटर में, ओके, डायरेक्शन ऑफ लाइट बैंड्स, कौन सी साइड बैंड होगी वो किस पे डिपेंड होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में जा रहा है। अगर रेयर टू डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर डेंसर टू रेयर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट पॉइंट स्टेट दैट डायरेक्शन इन विच रेज ऑफ लाइट बैंड्स, कौन सी साइड रे डिपेंड, सॉरी बेंड करेगा, और किस पे डिपेंड है, डेंसिटी पे। आया समझ में? तो अगर कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ज्यादा से कम में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। चलो स्नेल्स लॉ वापस एक बार याद दिला दूं, ऐसे पूछते तो नहीं है, लेकिन स्नेल्स लॉ कहता है रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ स्पेसिफिक मीडियम, किसी भी गिवन ऑप्टिकल मीडियम के लिए सेम रहेगा। पानी है तो हर बार लाइट ये जितना एंगल आएगा उसका ये जितना आएगा, दोनों का रेशियो निकालोगे हमेशा सेम आएगा। अगर ग्लास का है तो ग्लास का भी सेम आएगा। तो हर ऑप्टिकल मीडियम के लिए अलग अलग
दोनों का रेशियो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उनके कुछ वैल्यूज दिए हैं सामने वाले पेज पे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। और उसके पीछे भी दिया होगा, एक टेबल होगा, नहीं दिया, अच्छा है, चलो उसको छोड़ो। नाउ इसका यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जैसा दिखाया गया है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। द रेशियो बिटवीन द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉमनली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको, ये जो मैंने अभी आपको लिख के दिया है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, मैं इसको मिटाता हूं। स्नेल्स लॉ याद रखना, स्नेल्स लॉ इज साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल, रेशियो दोनों का कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी गिवन ऑप्टिकल मीडियम के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, पानी का साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन अलग, रिफ्रैक्शन अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा, हनी का अलग होगा, ठीक, कुछ जेली का अलग होगा, सॉल्टी वाटर का अलग होगा, प्योर वाटर डिस्टिल वाटर का अलग होगा, रेन वाटर का अलग होगा। ठीक, तो दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है फॉर पर्टिकुलर मीडियम। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस दोनों का रेशियो को ही मैं क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा 8-9 में कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, ठीक, और एयर की सबसे कम है। तो डायमंड में इसलिए ग्लिटर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा आता है। इंसिडेंट इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन यू जैसा है, जरा देख लेना ये वाला साइन, इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता हूँ। ठीक, तो मैं शॉर्ट में कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ईच ऑप्टिकल मीडियम इज डिफरेंट। और सेम मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहती है। फॉर एग्जांपल डिस्टिल्ड वाटर के लिए जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो हमेशा सेम आएगी। Thus, if the angle of incident is situated in air and the angle of refraction is situated in the glass, then the refractive index of glass is, अगर ये ग्लास स्लैब है, ठीक, ये ग्लास स्लैब है ऐसा सोचो, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल रखा, ए इंसिडेंट है, ये एयर है, ठीक, और ये ग्लास है नीचे वाला जो है, तो ये इंसिडेंट रे आ जाएगा, ये क्योंकि रेयर में से डेंसर में जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब मैं ऐसी अगर सिचुएशन है तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट इन एयर अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास विल गिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखो सिंबल है वो जरा ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is this। वापस एक बार देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये सिचुएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर। अगर यहां पे एयर की जगह पे वाटर होता, ठीक, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with respect to water is equal to sin angle I upon sin angle R। आया, तो ये समझने की जरूरत, इस तरह से इसको रीड किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर एयर और ग्लास है तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सर ग्लास ज्यादा डेंसर होता है या वाटर? ग्लास, वाटर, एयर ज्यादा डेंसर होता है या वाटर? क्या? एयर ज्यादा डेंसर होता है या वाटर? वाटर, वो डेंसिटी, डायमंड ज्यादा डेंसर है या ग्लास? वो तो डायमंड ही होगा ना एक्चुअल में, ग्लास। बरोबर। हाँ बोल सर, मुझे एक सवाल पूछना था। हाँ बोल। सर, हम ये एयर में हम सांस ले सकते हैं?
तो वाटर में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नेचर डिडंट गिव्स अस गिल्स। हमारे लंग्स के अंदर जो एल्वोलिया है, दे कैन ओनली एक्सचेंज गैस, सॉरी ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज कैन टेकन प्लेस विथ ओनली एयर। उसमें भी कंपोजिशन फिक्स है। आप बोलो मैं धुआं भी ले सकता हूँ, धुएं में भी ऑक्सीजन तो होता ही है, आप जाते हो तो भी आपको खांसी आ सर जाती पर है। ऐसा नहीं होता है, हम यहाँ बाहर है एयर में, तो हम क्यों ऑक्सीजन ही लेते हैं? वैसा होता है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। तो वाटर में ऐसा क्यों नहीं होता? ऑक्सीजन ले लेते हैं और बाकी सब बाहर निकाल देते हैं। देख ये पॉइंट है सर ना, वो पिक्चर देखा है आपने, एक्वामैन देखा है? ये जो तू बोल रहा है वो सर इवोल्यूशन। वो मार्वल का है, वो है ना, उसमें वो जाता है नीचे, वो वहां पे सांस ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते? देखो लाइफ इवॉल्व्स इन द वाटर, सबसे पहली बात। धीरे धीरे लाइफ पानी में स्टार्ट हुई, ये सब हम लोग जानते हैं। ये तुक्का है कि किसी ने देखा नहीं कि शुरुआत लाइफ पानी में हुई, किसी ने अंदाजा लगाया है और वो थोड़ा सही लग रहा है कि लाइफ इवॉल्व्स इन द वाटर। ये जो तू जो इवोल्यूशन पढ़ेगा, जब एक इवोल्यूशन पूरा प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस जब हम लोग पढ़ते हैं तब रियलाइज होता है। सर हाँ सर हम आप ये इवोल्यूशन देखते हैं ना, तो सब कहते हैं ना पानी में से सब है, उसमें वेल में उन उल्टा है, वेल पहले जमीन पर थी फिर पानी में गई, पता है आपको? उसको रिट्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज। देखो नेचर है ना, मैं अभी टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ। हम लोग जब मदर की बॉडी में होते हैं ना, तो वहां पे उल्वा मतलब एमनियन फ्लूइड होता है, जिसके अंदर हम लोग बंधे होते हैं। आपने कभी कभार किसी भी जो एनिमल है उसका बर्थ होते हुए देखा होगा, उसके ऊपर एक म्यूकस का लेयर होता है और पानी भी होता है। तो हम लोग जब हमारी मदर की बॉडी में होते हैं, तो ज्यादातर गैसियस एक्सचेंज मदर की बॉडी का ब्लड से हमारी बॉडी के ब्लड से होता है। लेकिन कभी कभार थोड़ा ज्यादा अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, तो हम लोग जिस फ्लूइड में तैरते हैं, उस फ्लूइड में से हम लोग थोड़ा बहुत गैसियस एक्सचेंज कर भी लेते हैं। दूसरा, तू बोल रहा है कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ब्लड में, देखो 78% नाइट्रोजन है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब होता ही है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन भी होता है। अगर देख नाइट्रोजन का बॉडी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, तो ब्लड में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ऐसे सिस्टम हमारी बॉडी में नहीं रखी है नेचर ने, कि ब्लड में जो डिजोल्व नाइट्रोजन है उसको इस्तेमाल करें। हाँ, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ही नेचर ने कुछ ही बैक्टीरिया को ऐसा बनाया है जो कन्वर्ट कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड। अगर ऐसा होता, नाइट्रोजन हम लोग इस्तेमाल करने स्टार्ट कर देते, तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है ना, उसका प्रोपोर्शन घट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव गैस माना जाता है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन वो रिएक्शन नहीं कर पाता, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल गैस ऑक्सीजन के फॉर्म में पड़ा है। वरना ऑक्सीजन सबके साथ रिएक्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन है सर एटमॉस्फेयर। वैसे तो हम भी रह सकते हैं वाटर में, हम ऐसे देखे तो। क्या? जैसे ये वेल्स और वो सब है, वो पानी में सांस नहीं ले सकती, वो बाहर आती है ना सांस लेने, तो ऐसे हम भी कर सकते हैं। अरे मैं इवोल्यूशन के पॉइंट से मैं तेरे को बता रहा हूँ। पहले पानी में थे, कुछ ऑर्गेनिज्म ने कुछ इवोल्यूशन किया और जमीन पे आ गए। आप पढ़ेंगे उसको, 9th में भी पढ़े होंगे, एनिमल किंगडम वो जरा देख लेना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते, क्या पता कल हम वापस पानी में चले जाएं और हम हमारे जो लंग्स है उसकी जगह पे और कुछ आ सकता है। तो दिस इज द नेचर लॉ, इसमें हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों है। दिस इज द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन आप डार्विन को पढ़ो, डार्विन का जो नेचर क्या था, कुछ है बहुत अच्छा, नेचुरल सिलेक्शन। सर वो मैंने अभी बुक ली है ना, नई इवोल्यूशन की, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो डार्विन ने लिखी है ना, अभी ली है, हाँ तो पढ़ी है। वो जो रीजन दे रहा है ना वो बहुत सटीक है, पढ़ ले उसके बाद पता चले। लेकिन वो भी सही नहीं है, उन्होंने भी अंदाजा लगाया है, इसको किसी ने नहीं पढ़ा है। तो आप पढ़ते जाओ, मजा करो, और क्या। सारी चीज इतनी छोटी सी जिंदगी में नहीं बन सकती। इफ यू वांट टू सी इवोल्यूशन, it might required 5,000 10,000 इवन 1 लाख ईयर। ठीक, तो इवोल्यूशन पता चलेगा।
चलो जो भी है छोड़ो। इंसिडेंट रे, तो पहला लॉ क्या है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम इज कांस्टेंट क्वांटिटी। ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे, reflected rays, incident rays, the refracted rays and the normal lies in the same plane at the point of incident। जहां पे इंसिडेंट हो रहा है उस जगह पे ये हमेशा सेम प्लेन में होगा, ठीक, या तो स्ट्रेट लाइन में है सर, मतलब एक ही प्लेन में है। नाउ एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया है, उनको जरा अभी हम लोग पढ़ते हैं। मैंने कल शायद समझा दिया था थोड़ा बहुत, तब मैंने आपको बोला था एक क्या था, डेविएशन, डिस्प्लेस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सेम थिंग्स यहाँ पे है, जरा देख लेते हैं। तो ये ग्लास स्लैब है, या तो पानी है, कुछ भी है ऐसा सोचो, और यहां से आपने लेजर लाइट या तो कुछ लाइट आपने थ्रो की, यहाँ पे आएगा, आपको पता है अभी ये ग्लास है, ये एयर है, डेंसर, सॉरी एरर टू डेंसर में जब जाएगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे सीधी ऐसी जानी चाहिए, ठीक, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये डेंसर, ये एरर है, वापस एयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये सीधी जानी चाहिए ऐसी, लेकिन वो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। तो इतना लाइट में डेविएशन देखने को मिला, इतना शिफ्ट हुआ, लाइट रेस देखो यहां से यहां जा रहा है, एक्चुअल में यहां से यहां जाना चाहिए, अगर ग्लास नहीं होता तो सीधा जाता, ग्लास रखा तो लाइट यहां रास्ता बनाए, मतलब इतना शिफ्ट हुआ, इसको ही लेटरल डिस्प्लेसमेंट या तो लेटरल शिफ्ट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स भी बनते हैं, ये दिखाने के लिए कुछ साइन एंगल आई एंड साइन एंगल आर दोनों सेम होता है, वो दिखाने के लिए मैं इसको नाम दे देता हूं, ये ए है, ये बी है, समझ में आना चाहिए, एंगल के नाम दिए, ये सी दिया है और ये डी दिया है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चलो इसके थ्रू ही जाते हैं, फिर ज्यादा कुछ इसमें है कि नहीं देखते हैं। चलो, टेक अ ग्लास स्लैब ABCD एंड प्लेस इट ऑन अ वाइट शीट पेपर, वो तो एक्सपेरिमेंट है, मिनिमम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट आपको करवाएंगे स्कूल में, ठीक है। लाइट रेज आएगी, आपको यहाँ से देखना होगा, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं ऐसा सोचें, तो लाइट रेज आपको कहां से दिखाई देगी, कि मुझे यहां से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जहां से लाइट इमर्ज हो रही है वहीं से तो मेरे को दिखाई देगी कि हाँ ये से आ रही है, एक्चुअली में लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, ऐसा आपको देखने को वहां पे। नाउ अब ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाओ, तो यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए। देखो क्या रेशियो होता है मैं बताता हूं, अगर एंगल ऑफ सिर्फ नंबर दे रहा हूं, फिर सोचना मत कि अगर मैं साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर को मैं 5/10 रखता, एग्जांपल के तौर पे, या तो 10/5 होता, बोलोगे ये बड़ा है छोटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। अगर उसी एंगल को मैंने बढ़ाया, साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल आई अपॉन आर, अगर ये मैंने 20/10 कर दिया तो भी ये 2 ही आएगा। साइन एंगल आई बाय साइन एंगल आर, अगर मैंने 40/20, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये क्वांटिटी कांस्टेंट आएगा इसके रेशियो का, तो जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। देखो अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम लोग यहाँ पे अगर आई ले और यहाँ पे ले तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली यहाँ में उन्होंने दिखाया
कि साइन एंगल 30 सॉरी इंसिडेंट एंगल 30 लिया तो रिफ्रैक्टिव कितना आया 19.5। फिर उन दोनों की वैल्यू निकाली और उन्होंने बताया 1.51, फिर वापस 1.50, फिर धीरे 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 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा पॉइंट में चेंज होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं होता। तो उसका मतलब यहाँ पे है कि इट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। 1.50 बोलो या 1.51 बोलो या 1.49, ये तो देखो हम लोगों ने लिया, थोड़ा बहुत एंगल इधर साइड हो सकता है। जब हम लोग मेजर करते हैं तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, इसका वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नियरली देखो 150 के आजू बाजू आ रहा है। तो दोनों का रेशियो या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम, कोई भी एंगल ले लो, अब यहां से ले लो, यहां से ले लो, दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो वो कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब ये है। As the next page पे दिया, as the incident ray, the refracted rays and the normal lies in the plane of paper in the horizontal plane, therefore we can say that they lies in the same plane। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट प्रूफ है। पहला प्रूफ क्या था कि दोनों का रेशियो सेम आता। मैंने अपने तरीके से नंबर लिए, उन्होंने रियल में नंबर लिया है, फिर साइन 30 का वैल्यू रखा है, साइन जो रिफ्रैक्टेड मिला उसका वैल्यू रखा और फिर रेशियो निकाला तो कुछ 1.50 1 ऐसे मिले उनको, तो 1.5 हम लोग मानते हैं। ग्लास का नियरली 1.5 होता है। नाउ रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट, दूसरा जो लॉ था, पहला तो एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने प्रूव किया, दूसरा ये तीनों तीन मतलब रिफ्रैक्टेड रेज सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ पेपर। एक ही पेपर पे आपको मिलेगा ये, तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं इट लाइज इन द सेम प्लेन। तो दोनों लॉज को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन एंड स्पीड ऑफ लाइट। लाइट हैज कांस्टेंट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फॉर ऑल कलर्स और वेवलेंथ इन वैक्यूम। ये वैक्यूम की स्पीड बोली है, मैंने आपको कल भी बोला था। स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर आवर सॉरी पर सेकंड, या तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो कांस्टेंट वैक्यूम के लिए। वेवलेंथ सब कांस्टेंट रहता है। इफ द लाइट ट्रैवल्स थ्रू एनी अदर ऑप्टिकल मीडियम इट स्लो डाउन। तो सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में है, उससे कम सब में होगी। ये तो क्योंकि सबसे कम डेंसिटी वैक्यूम की है, वैक्यूम में कुछ डेंसिटी ही नहीं है, ऐसा मानेंगे हम लोग। द एक्सटेंट ऑफ स्लोइंग डाउन डिपेंड अपॉन, लाइट की स्पीड कम होगी दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में, इस पे डिपेंड करेगी एक तो डेंसिटी और वेवलेंथ ऑफ लाइट, कलर, कौन सी कलर की लाइट है। इसीलिए सारे साइन डेंजर के रेड के होते हैं। क्यों? क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, तो कितनी कम होगी, थोड़ी थोड़ी कम होगी, इसलिए सबसे पहले भी दिखाई देगी। इट इज दिस स्लो डाउन ऑफ लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यस। यहाँ पे एनी अदर ऑप्टिकल मीडियम लिखा है, तो कौन से ऑप्टिकल मीडियम हो गए? कोई भी वैक्यूम के साथ कंपेयर किसी को भी करो, एयर में लाइट की स्पीड कम हो जाएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। एयर की स्पीड वैक्यूम के कंपैरिजन में वाटर में भी कम होगी, ग्लास में कम होगी। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम विदाउट एनी मीडियम, मतलब एयर नहीं है, तो वैक्यूम तो जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी। वैक्यूम नियरली इम्पॉसिबल टू क्रिएट ऑन द अर्थ, अर्थ पे नहीं क्रिएट कर सकते। स्पेस जो है एटमॉस्फेयर के बाहर 1000 किलोमीटर अर्थ सरफेस से तक तो एयर है, एक पूरा एनवलप है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसके बाहर एयर भी नहीं है, ठीक, तो उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम में लाइट सबसे ज्यादा फास्ट भागती है, इससे फिर कम। तो दो चीज देखो, साउंड का जैसे साउंड की स्पीड जैसे जैसे ज्यादा डेंसिटी होगी तो ज्यादा ट्रैवल करती है, स्पीड बढ़ती है। लाइट की उसकी उल्टी है, डेंसिटी बढ़ाओ कोई ऑप्टिकल मीडियम की तो लाइट की स्पीड कम होती जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरिंग द स्लोइंग डाउन ऑफ लाइट ऑफ एनी कलर इट्स वेवलेंथ डिक्रीज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम। वेवलेंथ कम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगी, ठीक।
So it has been found experimentally that the refractive index of given optical material is the ratio between the velocity of light in vacuum and velocity of light in the given optical medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी होता है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही स्पीड है, लेकिन एक मीडियम में है, एक वैक्यूम में है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और दूसरा है मीडियम। मीडियम मतलब कोई भी दूसरा मीडियम, एयर, वाटर, ऑयल या फिर ग्लिसरीन, ठीक, बहुत सारी चीजें हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लोग पॉइंट बोलते हैं कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से भी पता लगाया, मैंने टूल निकाली है, एक्चुअल में 1.5 आती है। तो ये इससे भी पता चल जाती है, किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मीडियम मतलब कोई भी ग्लास, तो ग्लास में स्पीड और लाइट, वैक्यूम की आपको पता है 3.3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसकी स्पीड के साथ स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इसकी कैलकुलेट करो इस ग्लास में स्पीड, ठीक है, 1 मीटर में देखो कितना चेंज है, तो उस तरह से आपको मिल सकता है। तो वेलोसिटी व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रैवल्स इन टू डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम से फ्रॉम ए टू बी, तो आपको यहां पे आ जाएगा, इसको आप ए टू बी मतलब यहां से ए है और बी है, दो मीडियम है। अगर लाइट ए टू बी जा रही है तो ऐसा लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम अपॉन लाइट। तो ये जो सिंबल अभी मैंने बोला था विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज द एयर और वैक्यूम, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दोनों का रेशियो लेना है स्पीड में। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, देखो यहाँ पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड 2.5, याद रखना है आपको ये डायमंड, तो ठीक है, कितना है वो भी याद रखना है, 2.5। ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 2.5 डायमंड आ जाएगा। फिर घटती जाती है एयर में, और एयर की सबसे कम होगी आई थिंक सो, क्योंकि वैक्यूम के बाद सीधी एयर आती है। सो ग्लास की 1.5 है, वाटर की 1.33 है, साइक्लोहेक्सिन 1.46 है, क्लोरोबेंजीन 1.5 है, ऐसी बहुत सारी चीजें दी है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो दोनों जगह पे आपको रेशियो ही लेना है, यहाँ पे साइन एंगल का रेशियो लिया, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करो लाइट के एंगल से, डेविएशन से, रिफ्रैक्शन से, या तो उसकी स्पीड से, क्योंकि हमको पता है जितना डेंसर होगा उतना उसका वेवलेंथ घटेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं कौन सा एक फॉर्मूला था, वाईफाई था ना, क्या था, लैम्बडा एफ, वाईफाई। तो देखो वेलोसिटी ये तो चेंज होती जाएगी, लेकिन ये कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है, ठीक है। तो जितना भी चेंज आएगा वो लैम्बडा की वजह से आएगा वेलोसिटी। बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट वापस वही का वही आया है, ये जो डायग्राम आपके सामने है। If we produce the incident ray forward, it is found that it is always parallel to the emergent ray. तो जो रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ से इमर्ज हुआ, दोनों पैरेलल होते हैं। अगर सरफेस पैरेलल रखो तो इस सरफेस में अगर चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं
चलो आगे जो भी है उसमें देखते हैं। The perpendicular shift in the path of the incident ray while emerging out from an optical slab is called lateral displacement. तो जो शिफ्ट हुआ लाइट रेज यहां आना चाहिए लेकिन यहां पे आ गया, मतलब शिफ्टिंग ऑफ दिस लाइट रेज फ्रॉम दिस टू दिस, ये वाला जो शिफ्ट है उसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो पहले सब लोग रिजॉइन हो जाओ फटाफट, प्लीज रिजॉइन द लेक्चर।